Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. What is important of relative volatility? Relative volatility क्यों important है? So, for separation of liquid mixture using distillation, relative volatility should be more than 1. तो किसी लिक्विड मिक्सचर के सेपरेशन के लिए डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें रिलेटिव वॉलेटिलिटी एक से ज़्यादा चाहिए। अगर रिलेटिव वॉलेटिलिटी एक से ज़्यादा होगी तभी हम किसी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन डिस्टिलेशन के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट, वाई रिफ्लक्स डन इन डिस्टिलेशन कॉलम एंड डिफाइन रिफ्लक्स रेशियो। डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स क्यों किया जाता है और रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, इसे हमें डिफाइन करना है। सो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्योरिटी, प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें रिफ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्लक्स इज ए अमाउंट ऑफ डिस्टिलेट विच इज रिसेंड टू डिस्टिलेशन कॉलम इज नोन एज ए रिफ्लक्स। रिफ्लक्स एक डिस्टिलेट का वह अमाउंट होता है जो कि डिस्टिलेशन कॉलम में वापस भेजा जाता है, रिसेंड किया जाता है। इसे हम रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं। रिफ्लक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ द पोर्शन ऑफ द ओवरहेड लिक्विड प्रोडक्ट फ्रॉम ए डिस्टिलेशन कॉलम दैट इज रिटर्न टू द अपर पार्ट ऑफ कॉलम टू द पोर्शन ऑफ लिक्विड कलेक्टेड एज डिस्टिलेट। तो रिफ्लक्स रेशियो हमारा क्या होता है? रिफ्लक्स रेशियो हमारा ओवरहेड और डिस्टिलेट का रेशियो हमारा रिफ्लक्स रेशियो होता है। ओवरहेड जो कि डिस्टिलेशन कॉलम में अपर पार्ट में वापस भेजा जाता है और डिस्टिलेट, इन दोनों का रेशियो जो हमारा होता है वो रिफ्लक्स रेशियो होता है। R = L/D से हम रिफ्लक्स रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, what is effect of ratio on the number of plate required in distillation? What is effect of ratio of number of plate required in distillation? Distillation में number of plate required का क्या इफेक्ट होता है? At high reflux ratio number of plate required less, small column height, and at low reflux ratio number of plate required more, लार्ज कॉलम हाइट। मीन्स जब रिफ्लक्स रेशियो ज़्यादा होगा तब हमें नंबर ऑफ प्लेट की आवश्यकता कम होगी क्योंकि कॉलम की हाइट भी वहाँ पे कम होगी। एट लो रिफ्लक्स रेशियो नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड मोर, जब रिफ्लक्स रेशियो कम होगा तब नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड ज़्यादा होंगी क्योंकि कॉलम की हाइट भी ज़्यादा होगी, लार्ज कॉलम हाइट। सो नेक्स्ट, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन इन विच लिक्विड मिक्सचर इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एंड रिलेटिव वॉलेटिलिटी बाय मीन्स ऑफ थर्मल एनर्जी। डिस्टिलेशन इज यूनिट ऑपरेशन in which liquid mixture is separated based on their boiling point difference and relative volatility by means of thermal energy। तो डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस और रिलेटिव वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। सो अब डिस्टिलेशन के टाइप्स क्या हैं? नंबर 1, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ टू लिक्विड इन मिक्सचर इज हाई देन वी कैन यूज सिंपल डिस्टिलेशन। जब किसी लिक्विड मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो वहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन boiling point 57 degree Celsius and water boiling point 100 degree Celsius can be separated by simple distillation because boiling difference is high। जैसे कि एसीटोन और वाटर का अगर हमें सेपरेशन करना है तो उसे हम सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा डिस्टिलेट कर सकते हैं क्योंकि एसीटोन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट 57 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम डिस्टिलेशन
steam distillation is used for separating high boiling components from non-volatile impurities by using steam. सेपरेटिंग हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ हम हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज से हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फॉर सेपरेटिंग हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन वेयर देयर आर चांसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। और स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ हम हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने का भी डर रहता है, वहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इन विच द लिक्विड मिक्सचर इज टू बी डिस्टिल्ड out in the vacuum which is less than the atmospheric pressure। वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ हम, ये भी एक डिस्टिलेशन का टाइप होता है, इसमें हम किसी लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल्ड करते हैं आउट इन दी वैक्यूम, वैक्यूम में हम डिस्टिल्ड करते हैं विच इज़ लेस दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे हम जब किसी लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल्ड आउट करते हैं तो वह हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज़ वेरी लो, जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ही कम होता है, किन्हीं दो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जब बहुत ही कम होता है तब हम वहाँ पे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इन एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन ए थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इंट्रेनर इज एडेड टू द मिक्सचर विच फॉर्म्स ए न्यू low boiling azeotrope with one of the component which is distilled out first। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में हम एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं जिससे हम इंट्रेनर के नाम से जानते हैं। विच फॉर्म्स ए न्यू लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो इंट्रेनर हम इस लिक्विड मिक्सचर में ऐड करते हैं वो एक नया बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करता है, बनाता है विद वन ऑफ द कंपोनेंट्स विच इज डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। ये किसी एक कंपोनेंट के साथ एक जो है नया एजियोट्रॉप बनाएगा और जो कि पहले ही कॉलम से डिस्टिल्ड आउट हो जाएगा। सो इफ लेट्स टेक एग्जांपल, एसिटिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। Mixture the butyl acetate boiling point 90 degree Celsius is added as entrainer and it forms azeotropic with water in the mixture. Water and butyl acetate is distilled out while acetic acid is remain as residue। तो अगर हमें एसिटिक एसिड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है, जैसे कि एसिटिक एसिड का हमारा बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तब हम इसमें ब्यूटिल एसीटेट को मिक्स कर देते हैं। एज ए इंट्रेनर ब्यूटिल एसीटेट को मिक्स करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है। अब ये ब्यूटिल एसीटेट वाटर के साथ एक एजियोट्रॉप बनाता है, एजियोट्रॉप वाटर के साथ ये बनाता है और वाटर एंड ब्यूटिल एसीटेट इज डिस्टिल्ड आउट वाइल एसिटिक एसिड इज रिमेन रेसिड्यू। और वाटर और ब्यूटिल एसीटेट डिस्टिल्ड आउट हो जाते हैं और हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो एज ए रेसिड्यू हमें मिल जाता है। इस प्रकार हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन आल्सो यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वेरी लो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वेरी क्लोज। हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ही क्लोज होते हैं। सो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट इज एडेड विच अल्टर रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट्स दस परमिटिंग सेपरेशन। सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो कि सेपरेशन को परमिट करता है। एज एग्जाम्पल,
In toluene, boiling point 100 of 11 degree Celsius, and isooctane boiling point of 100 degree Celsius. Liquid mixture boiling point 180 डिग्री सेल्सियस फिनॉल का लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 182 डिग्री सेल्सियस है. इज एडेड एज सॉल्वेंट. आइसोऑक्टेन इज रिमूव्ड एज डिस्टिलेट एंड टॉलुइन एंड फिनॉल रिमूव्ड एज रेसिड्यू. तो अगर हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की बात करें तो इसमें अगर टॉलुइन और आइसोऑक्टेन का एक मिक्सचर है जिसे हमें सेपरेट करना है, जहाँ पे टॉलुइन का बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस है और आइसोऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हम एक सॉल्वेंट मिलाते हैं फिनॉल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 182 डिग्री सेल्सियस है. आइसोऑक्टेन इज रिमूव्ड एज डिस्टिलेट. यहाँ पे हमारा आइसोऑक्टेन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ये एज ए डिस्टिलेट आउट हो जाता है और टॉलुइन और फिनॉल हमारा एज ए रेसिड्यू यहाँ पे रह जाता है. सो ये हमारा एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है, इसका यूज़ हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जब बहुत ही क्लोज होते हैं तब करते हैं. नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल distillation. It is used for separating more than two components from the liquid mixture like crude oil. Fractional distillation का यूज़ हम दो से ज़्यादा मिक्सचर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, लाइक क्रूड ऑयल. जैसे कि क्रूड ऑयल का सेपरेशन एज ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही किया जाता है. नेक्स्ट है What is principle of vacuum distillation and define. वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है और हमें वैक्यूम को भी डिफाइन करना है. तो वैक्यूम इज प्रेशर लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन इट इज अप्लाइड एट द टाइम लिक्विड बॉइल्स बिफोर इट बॉइलिंग पॉइंट्स. तो वैक्यूम इज प्रेशर लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वैक्यूम एक प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है when it applies at time liquid boils before its boiling point. और जब इसे अप्लाई किया जाता है तब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल करना स्टार्ट कर देता है. ये हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन में यूज़ होता है. प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का जो प्रेशर होता है उसे हम वैक्यूम के नाम से जानते हैं. MSDS 3 और 4 सेंटेंस. MSDS क्या है, इसके लिए हमें 3 या 4 सेंटेंस देने हैं. तो MSDS हमारा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है. मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट हमारा MSDS होता है. इससे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं जैसे कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, हैज़ार्ड इंफॉर्मेशन, फायर एंड एक्सप्लोजिव हैज़ार्डनेस, फर्स्ट एड मेजर, सेफ्टी इंफॉर्मेशन. तो MSDS से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, हैज़ार्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, फायर एंड एक्सप्लोजिव हैज़ार्डनेस का पता चलता है, फायर फर्स्ट एड मेजर पता चलता है और हमें सेफ्टी इंफॉर्मेशन का भी पता लगता है. MSDS शीट के अंतर्गत ये सब आते हैं. नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P हमारा बॉयल्स लॉ को डिफाइन करता है. नेक्स्ट चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है और फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे
किसी गैस का फिक्स्ड मास उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इसी फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल्स ऑफ सब्सटेंस। एवोगैड्रो नंबर हमारा वह नंबर होता है जो कि किसी पार्टिकल को किसी सब्सटेंस के पर मोल ऑफ सब्सटेंस में डिफाइन करता है, किसी सब्सटेंस के पर मोल ऑफ सब्सटेंस में डिफाइन करता है, वह हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 क्रॉस 10⁻23 पर मोल। 6.022 क्रॉस 10⁻23 पर मोल एंड एक्सप्रेस एज द सिंबल Na। एवोगैड्रो नंबर को हम Na सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू ए सॉलिड व्हेन कूल्ड। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट एक वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है, जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है जब इसे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। सो यहाँ पे कुछ हमारे दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स जिनके सब्सटेंस हैं जिनके कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताने हैं। तो मेथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -97.6 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल -114 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन 5.5 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन -95 डिग्री सेल्सियस एंड टॉलुइन -94.99 डिग्री सेल्सियस हमारा इन सब का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है मोल। मोल क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट में जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमें मोल कहलाते हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मोल। नंबर ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर वेट दैट कॉल्ड मोल। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टू द मोल्स ऑफ कंपाउंड। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के टोटल मोल और किसी कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होता है वो हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन डिनोटेड बाय लेटर H that consists of internal energy system U plus product pressure P and volume V of this system H is equal to U plus PV। यूनिट हमारी जूल और कैलोरीज भी होती हैं। तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन की तरह डिफाइन की जाती है बाय लेटर H, जिसे कि हम लेटर H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी सिस्टम U, जो कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम U को प्लस प्रोडक्ट प्रेशर P को और वॉल्यूम V को
इसमें इंक्लूड करती है। इसका हमारा फार्मूला होता है H = U + PV, और एंथैल्पी की हमारी यूनिट होती है जूल, और कैलोरीज हमारी एंथैल्पी की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या होता है हमारा? ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब मास का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है तब ये हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। इसी प्रकार है हमारा हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफ़र ही हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑपरेशन। मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑपरेशन, ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। जब फ्लूइड का ट्रांसफ़र हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में होता है तब ये हमारा मोमेंटम ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का हमारा फार्मूला जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए फ्लूइड अंडर ए शियर स्ट्रेस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए फ्लूइड अंडर शियर स्ट्रेस यूनिट kg/m/s और poise। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए फ्लूइड अंडर शियर स्ट्रेस। फ्लूइड अंडर शियर स्ट्रेस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है। किसी फ्लूइड के अंडर जो शियर स्ट्रेस रेजिस्ट होती है वो हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है, और इसकी यूनिट हमारी kg/m/s और पॉइज भी होती है। निमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? निमेटिक विस्कोसिटी हमारी इट इज़ द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। निमेटिक विस्कोसिटी हमारी किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी का रेशियो होता है। किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी का रेशियो हमारा निमेटिक विस्कोसिटी होता है, और इसकी यूनिट हमारी स्ट्रोक होती है 1 cm/s और m²/s इसकी यूनिट होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ कंडक्ट हीट। यूनिट Wm/Kelvin और Joule/s/m²Kelvin। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट। थर्मल कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस की वह एबिलिटी होती है जो कि हीट को कंडक्ट करती है। कोई सब्सटेंस कितनी हीट को कंडक्ट कर सकता है, वह एबिलिटी उस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? Wm/Kelvin, Watt/m/Kelvin एंड Joule/s/m²Kelvin। Joule/s/m² हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द सिस्टम्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। हीट कैपेसिटी हमारी किसी सिस्टम को वह आवश्यक हीट जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर सके उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वह इसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, और इसकी यूनिट होती है हमारी Joule/Kelvin। Joule/Kelvin इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट,
हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र कहलाता है। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किसी यूनिट एरिया में किसी यूनिट टाइम तक जितनी हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है वह अमाउंट हीट ट्रांसफ़र कहलाता है। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन हीट ट्रांसफ़र की यूनिट होती है। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन is the unit of heat transfer. Next, specific heat. Specific heat क्या होती है? The amount of heat required for rise 1 degree temperature per unit mass. The amount of heat required for rise 1 degree temperature per unit mass. तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होती है कि पर यूनिट मास में 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता हमें होती है वह हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। पर यूनिट मास में 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता हमें होती है, जिस अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता हमें होती है वह हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है और इसकी यूनिट हमारे जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। स्पेसिफिक हीट की यूनिट हमारी जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। नेक्स्ट है ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिमूव्ड। ड्राइंग में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिमूव करते हैं। रिमूव सॉल्वेंट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ड्राइंग में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही सॉल्वेंट रिमूव हो जाता है। मेन पर्पस ऑफ टू गेट ड्राइड प्रोडक्ट। ड्राइंग का जो मेन पर्पस हमारा होता है वो हमें एक ड्राई प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिमूव्ड। इवापोरेशन में सॉल्वेंट का एक लार्ज अमाउंट रिमूव हो जाता है। रिमूव सॉल्वेंट एट बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट इसमें अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही रिमूव होता है। एंड द मेन पर्पस ऑफ टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इवापोरेशन का मेन पर्पस होता है किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, जबकि ड्राइंग का मेन पर्पस होता है एक ड्राई प्रोडक्ट प्राप्त करना। रिमूव बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, और ड्राइंग में सॉल्वेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही रिमूव कर दिया जाता है या हो जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिमूव्ड इन ड्राइंग। सॉल्वेंट जो है स्मॉल अमाउंट में ही ड्राइंग में रिमूव हो जाता है।